नमस्कार दोस्तों। शुक्रवार की रात को मोदी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कि दिल्ली में सर्विसेज का जो कंट्रोल है वो दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार के हाथों में दिया गया था। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक फैसला सुनाया था और दिल्ली में जो सर्विसेज है उसका का पूरा कंट्रोल जो दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार थी उसके हाथ में दिया था। और काफ़ी समय के बाद जो अरविंद केजरीवाल का एक सपना था दिल्ली का मालिक बनने का, वो सपना 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पूरा होता हुआ दिख रहा था। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। अभी दोपहर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ही था कि दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी ने इसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने जो सर्विसेज सेक्रेटरी थे, सर्विसेज का कंट्रोल मिला था और सर्विसेज सेक्रेटरी को ही सबसे पहले उन्होंने ट्रांसफर किया, आशीष मोरे जो थे। उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और डिफरेंट अलग अलग जो अधिकारी हैं उनको ट्रांसफ़र करने की उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अभी मास स्केल पर ट्रांसफ़र्स पूरे दिल्ली में कराए जाएंगे। वहीं इसके ऊपर जब उन्होंने पूरी बात अपनी रखनी शुरू की तो राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि केजरीवाल जो है जानबूझकर ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि उनके घोटाले के सबूत छिपाए जा सकें। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद भी हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो फाइल पे साइन करने से ही डरते हैं, वो अधिकारियों की क्या ट्रांसफ़र करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो साइन करने से डरते हैं। बहरहाल इस वीडियो में हम लोग इस ऑर्डिनेंस और इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है जो आगे चैलेंज होगी उसके ऊपर थोड़ी देर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसके तहत केजरीवाल सरकार को सर्विसेज का कंट्रोल दे दिया गया था, उस जजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट है वो केजरीवाल सरकार के फेवर में था कि ये लोकतंत्र की मांग है कि एक चुनी हुई सरकार को सर्विसेज का कंट्रोल रहे, फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है और डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए सरकार को जो है ये पावर्स दे दिए जाने चाहिए। परंतु उसी जजमेंट के पारा नंबर 95 में ये चीज़ लिखा गया था कि यद्यपि हम ये अधिकार तो दे रहे हैं लेकिन पार्लियामेंट अगर कल के डेट में कोई कानून बना दे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसके पास वापस से फिर से ज़्यादा पावर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ही पारा 95 में ये लिखा हुआ था कि केंद्र सरकार के द्वारा अगर कानून बना दिया जाता है तो उस कानून के बनाने के बाद एलजी फिर से सुप्रीम हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने जजमेंट के इसी प्रोविजन का, जजमेंट के इसी आर्गुमेंट का इस्तेमाल करते हुए, चूंकि अभी पार्लियामेंट में सेशन नहीं चल रहा है, तो जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसका इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट से उन लोगों ने ऑर्डिनेंस इशू करा दिया कि अब जो है नया सेटअप जो है दिल्ली में आ जाएगा। जो सबसे ज़्यादा विवाद है वो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर है। और अगर हम लोग इस ऑर्डिनेंस की बात करें तो इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का एक पूरा नया सिस्टम सेटअप बना दिया गया है। और ये जो सिस्टम सेटअप है इसमें केजरीवाल जो है उनकी पावर्स को और ज़्यादा घटा दिया गया है। और यूँ मैं अगर मुझसे पूछें तो एक तरह से ह्यूमिलिएटिव टाइप का जो सेटअप है नए तरीके से बनाया गया है। और उसमें भी डबल वीटो, डबल चेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है। सबसे पहले अब एक दिल्ली में कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता जो चीफ मिनिस्टर करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके जो 2 मेंबर्स हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, उसमें से एक चीफ सेक्रेटरी होंगे जो अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्टेड बंदे होंगे और दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम्स होंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 3 मेंबर कमेटी है ये कोई भी फैसले मेजॉरिटी के आधार पर लेगी। इसका मतलब चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ये दोनों मिलकर चीफ मिनिस्टर के फैसले को ओवररूल कर सकते हैं और अपनी जो ये चाहते हैं उस व्यक्ति को ट्रांसफर पोस्टिंग आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस 3 मेंबर की कमेटी में जो 2 मेंबर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ये तो एक चेक है। इसके बाद एक और चेक रखा गया है, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये 3 मेंबर की कमेटी जब रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजेगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वो अगर एग्री करेंगे तभी वो उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, अगर एग्री नहीं करेंगे तो उस रिकमेंडेशन को वो हटा के अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। तो इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद एक बार फिर से सर्विसेज का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में आ गया है। और एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके आने के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जितने पावर्स थे, आज के डेट में उससे ज़्यादा पावर्स अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ गए हैं इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद। तो ये पूरा का पूरा जो खेल हुआ, ये पूरी की पूरी जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की जो 3-4 दिनों की खुशी थी वो तो अब पूरी तरीके से मातम में बदल गई है। और उसके जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी पर खतरा है, लंच फंद, वो सब चीज़ें अपनी बातें वो लोग रख रहे हैं। अगर हम लोग इस पूरे के पूरे इशू की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करें, क्योंकि इसके ऊपर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो एक ऑर्डिनरी फैसला नहीं था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला था। और उस फैसले को सरकार ने एक ऑर्डिनेंस ला के पलट दिया है। तो उसमें दिल्ली सरकार के जो वकील रहे सिंघवी, डॉक्टर सिंघवी, उन्होंने ट्वीट किया कि ये केंद्र सरकार का बैड, पुअर एंड ग्रेसलेस लूजर जैसा बिहेवियर है।
बहुत सारे लोगों ने ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है कोर्ट ने इन्वोक किया था फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के संदर्भ में। तो अगर आप इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको अगर ओवररूल करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डिनेंस लाने से काम नहीं चलेगा, पार्लियामेंट में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के अपने अपने अलग अलग आर्गुमेंट्स हैं। लेकिन जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कही जा रही है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो खुद से संविधान में तो था ही नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर लाया है। और बेसिक स्ट्रक्चर जब संविधान में खुद नहीं है तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके संविधान का संशोधन जुडिशरी कर सकती है? ये अपने आप में क्वेश्चनेबल डाउट है, क्योंकि भारत का जो संविधान है आर्टिकल 1 पहला आर्टिकल वो लिखता है इंडिया डेट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि भारत का संविधान सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहा है, यूनियन और स्टेट। यही दो है जिसको भारत का संविधान रिकॉग्नाइज कर रहा है। यूनियन टेरिटरी जो है वो यूनियन का एक्सटेंशन होते हैं, उसको कहीं से भी स्टेट का दर्जा संवैधानिक तौर पर उनको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में देने की कोशिश की गई है। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आर्टिकल 1 को ही रीइंटरप्रेट कर दिया, जो बहुत ही क्लियर है कि देयर विल बी यूनियन एंड देयर विल बी स्टेट्स। फेडरलिज्म है भारत में, लेकिन वो दो ही लोगों के बीच में है, यूनियन स्टेट्स। उसमें यूनियन टेरिटरी जैसा कोई शब्द नहीं है, यूनियन टेरिटरी यूनियन के अंदर ही आता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे कहते हैं झोल है, जिसके कारण किसी भी निष्कर्ष पर इसके ऊपर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और फिर अगर आप भारत के संविधान को पढ़ें तो उसका जो आर्टिकल 239AA है, जहां पे कि दिल्ली एनसीटी का जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 19 में किया गया था, जिसके कारण दिल्ली एक अर्ध राज्य बना था, उसमें यह लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का पावर है। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रिसेंटली 11 तारीख को जजमेंट दिया, उसके पारा 95 में भी ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का पावर है। अभी पार्लियामेंट के पास जो लॉ बनाने का पावर है, उसी लॉ मेकिंग पावर का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस लाया गया है। तो अभी इसके ऊपर कोई भी डेफिनेटिव ओपिनियन देना, कोई भी जजमेंट देना कि ये ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये थोड़ा मुश्किल है। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट अभी समर रिसेस में है, और समर रिसेस में भले ही ऑर्डिनरी कुछ केसेस की सुनवाई समर रिसेस में हो सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो तो समर रिसेस में बनेगा नहीं और उसकी सुनवाई तो होगी नहीं। तो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अगले 1-1.5 महीने के बाद खुलेगा, तब तक तो ये हम लोग एसेंशियली मान सकते हैं कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बॉस हैं। इसके अलावा एक और आर्गुमेंट ये भी दिया जाता रहा है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है तो उसके हाथ में पावर होना चाहिए। लेकिन दिल्ली की एक और प्रॉब्लम है कि वो इस देश की राजधानी भी है। इस देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में जाके उनको रहना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि दिल्ली देश की राजधानी है। अभी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स दिल्ली में जाके रहते हैं, वो अपनी चॉइस से नहीं रह रहे हैं, उनको रहना पड़ता है क्योंकि वो देश की राजधानी है। तो दिल्ली की जो सरकार है उसमें रेगुलरली डिग्निटरीज आते रहते हैं, तो थोड़ा ना थोड़ा जो केंद्र सरकार है उसका एक कंट्रोल, और दिल्ली में कुछ भी होता है तो उसका पूरा वर्ल्ड मीडिया, सारी दुनिया की मीडिया जो भारत से रिपोर्ट करती है वो दिल्ली में ही बैठी रहती है। तो कुछ भी अगर दिल्ली में होता है तो उसके बहुत वाइड इंप्लीकेशंस भारत के नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल प्रेस्टीज के ऊपर होते हैं। तो थोड़ा ना थोड़ा केंद्र सरकार का कंट्रोल रहना दिल्ली के अफेयर्स के ऊपर जरूरी है। लेकिन कितना कंट्रोल रहना चाहिए, पूरा रहना चाहिए, थोड़ा रहना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।